ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, बीमा योजनाओं के महत्व और लाभ पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञ एनके सिंह और आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस हर साल 28 जून को मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य मकसद ये है कि लोगों को बीमा योजना या पॉलिसी निवेश करने के कई फायदों के बारे में जागरूक किया जाए। और अगर आज के समय में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी देखें तो ये कहा जा सकता है कि जो बीमा है, पॉलिसीज हैं, ये न सिर्फ लोगों की अपनी निजी जो वित्तीय सुरक्षा है उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था की भी एक बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। तो निश्चित रूप से आज के इस अहम दिन पर बीमा के महत्व पर चर्चा करना बनता ही है। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञ एनके सिंह साहब। मिस्टर तिवारी, सिंह साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मिस्टर तिवारी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा कि एक आंकड़ा है कि 8 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के साथ बीमाकर्ता दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक हैं। यानी लोगों को व्यापार क्षेत्र को जोखिम की सुरक्षा देने में इन इंश्योरर्स की बड़ी भूमिका है और ये बीमा क्षेत्र कहा जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में कहा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी शामिल है। कैसे आप बीमा के अर्थव्यवस्था में महत्व को देखते हैं? धन्यवाद कमल, फिर से। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर जिसको बोलते हैं, वित्तीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं किसी भी देश में, उसमें जो इंश्योरेंस सेक्टर है और खासतौर से भारत जैसे देश में जहां पर कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन या आप कह लीजिए कि जो इंश्योरेंस मार्केट है वो उस तरह से जनसंख्या में उतनी तेजी से और उतने बड़े वे में नहीं पहुंचा है, वैसे देश में काफी महत्व रखता है। और जो साइज आपने बताया, जो उसके हिसाब से ये बिल्कुल दिखता है कि देश में इंश्योरेंस सेक्टर के ग्रोथ यानी विकास जो है उसका कितना इम्पोर्टेंस है, उसका कितना महत्व है। और खासतौर पे आप देखेंगे कि पिछले सालों में, खासतौर से जो पिछले 20 साल में जिस तरह से भारत में इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ा है, खासतौर से प्राइवेट कंपनीज आए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, अब ये आंकड़ा और अब ये प्रोजेक्शन सामने आ रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इकोनॉमिक सर्वे में भी ये कहा गया है कि भारत जो है जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ और जो आर्थिक विकास हो रहा है उसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर का भी विकास भारत में हो रहा है। और अगले दशक में ये है कि भारत दुनिया भर में छठा सबसे बड़ा जो है इंश्योरेंस मार्केट जो है वो बनकर उभरेगा। आपने जो बात कही कि इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत महत्व है, चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, या फिर बाकी जितने भी क्षेत्र हैं जो कि इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, उसमें जितना ही स्ट्रांग इंश्योरेंस सेक्टर होता है उसी हिसाब से लोगों में कॉन्फिडेंस होता है, इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस होता है। और जो व्यापार और उद्योग जगत के साथ साथ लोग जो हेल्थ सेक्टर हो या कोई भी हो, उसमें कॉन्फिडेंस लोगों को आता है, जैसा मैंने पहले भी कहा इस तरह से। सो पूरे तौर पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी देश में इंश्योरेंस सेक्टर का ग्रोथ जो है उस इकोनॉमी की मैच्योरिटी, उस इकोनॉमी का डेप्थ, उस इकोनॉमी में लोग जो है कितने सजग हैं इस बात को लेकर कि उनका चाहे वो हेल्थ की सुरक्षा हो, बिजनेस की सुरक्षा हो या फिर मोटर इंश्योरेंस हो या कोई भी चीज हो, उसमें सुरक्षा किस तरह से वो फाइनेंशियल जो सुरक्षा होती है उसको वो इंश्योर करते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर जिस तरह से पेनिट्रेट हो, जितना बड़ा इंश्योरेंस सेक्टर हो, जितना बड़ा ये मार्केट हो, वो किसी भी अर्थव्यवस्था के, किसी भी देश के इकोनॉमी के बारे में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। जी सिंह साहब, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक आम व्यक्ति से लेकर बड़े बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए बीमा जैसी जो सुविधा है या पॉलिसी की या नीतियां हैं, ये एक बहुत बड़ी वित्तीय सुरक्षा है। और अगर हम आंकड़े भी देखें तो जैसे अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें तो स्वास्थ्य, घर या जीवन बीमा सबसे ज्यादा मांग वाली योजनाएं हैं पूरे दुनिया में, भारत समेत। और इनमें निवेश करने वाले जो लोग हैं वो चाहे वो मृत्यु या बीमारी की स्थिति में नुकसान की भरपाई और अपने जो परिवार हैं उसकी सुरक्षा के लिए इस तरह की योजनाओं को, इस तरह की पॉलिसीज को लेते हैं। और समय के साथ साथ हम देखते हैं कि देश में जिस तरह से पूंजी एकत्रित होती है, लोगों का जहां एक तरफ पॉलिसी के जरिए पूंजी का इकट्ठा होना,
वर्किंग कैपिटल का बढ़ना कैसे भारत जैसे देश के लिए आवश्यक है अभी बीमा क्षेत्र का और प्रसारित होना और विस्तार होना? तिवारी जी ने जो बात आपको बताई उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के लिए और उसके विकास के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। एक तो कि बहुत स्ट्रांग बैंकिंग सिस्टम, दूसरा बहुत स्ट्रांग शेयर मार्केट का जो एक्सचेंज है वो हो, और तीसरा कि बहुत मजबूत बीमा क्षेत्र हो। तीनों क्षेत्र इसलिए जरूरी हैं कि कोई भी इन्वेस्टर या चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो चाहे शेयर खरीदने वाला हो, 3 चीज जरूरी है कि बैंक फाइनेंस करे और जिससे कि कोई भी अपना पूंजी लगाने की हिम्मत करे और बीमा सुरक्षा दे। बीमा पॉलिसी के जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो अगर बैंक तभी उसे लोन देगा जब उसे इस बात का भरोसा हो कि अगर कोई आपदा आती है तो जो हानि होगी वो हानि की भरपाई उसे हो सकती है, वो बीमा क्षेत्र करती है। तो किसी भी क्षेत्र के लिए ये तो पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके लिए। अब आप बात करेंगे पर्सनल इंश्योरेंस की बात करें तो हर आदमी के लिए बीमा इतनी जरूरी चीज है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस को ले लें। मेडिकल इंश्योरेंस में रोज हर साल एक आंकड़ा है कि 16% हेल्थ का खर्च बढ़ते जा रहा है। जो बीमारी का इलाज आज 100 रुपए में है, दूसरे साल वो 116 रुपए में हो जाती है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस एक इतना बड़ा सेक्टर होते जा रहा है जिसमें कि आदमी की नेसेसिटी है और एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ रही है, और दूसरा है कि आदमी की अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रही है कि बहुत सारी बीमा कंपनियां आ रही हैं। उस तरह लाइफ इंश्योरेंस इतना जरूरी है कि आज की जिंदगी में इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतना सारा अनसर्टेनिटी है, तो बिना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के परिवार की सुरक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए बीमा इस देश की आर्थिक मजबूती और आर्थिक परिपक्वता के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मिस्टर तिवारी, चर्चा को आपके साथ इसी बात के साथ आगे बढ़ाते हैं। जैसे सिंह साहब ने कहा कि हम देखते भी हैं कि अगर बचत का एक स्टेबिलिटी का एक सबसे बड़ा जरिया आज का भारत में कोई आम व्यक्ति ढूंढता है वो बीमा स्कीम्स होती हैं। तो बचत को मोबिलाइज करने के लिए और एक तरह से लोगों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए आप कैसे देखते हैं, कितना बड़ा रोल है एक आम व्यक्ति के नजरिए से बीमा पॉलिसीज का? जी बिल्कुल, इसीलिए सरकार ने पिछले काफी समय से बीमा क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए काफी सारी पॉलिसीज और काफी सारे जो हैं वो बचत से रिलेटेड जो हैं वो बेनिफिट्स भी लोगों को दिए हैं। बचत तो एक वजह है ही, लेकिन कमल आपको मैं बताऊंगा कि अब इस समय में पिछले 10 साल में या जो बीमा को जिस तरह से हम देखते हैं वो उसमें बदलाव इसलिए भी हुआ है कि एक समय में हम सिर्फ बचत के तौर पर या टैक्स बेनिफिट के लिए या इस तरह से जो है वो बीमा LIC पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी जो है वो लेते थे और करते थे। लेकिन आज स्थिति ये है, और जो बदलाव बीमा क्षेत्र में भी आया है, कंपनियों में भी आया है, जिस तरह से सहूलियतें बढ़ी हैं, पहले इतनी सुविधा नहीं थी कि आप आसानी से, अब तो ये स्थिति है कि आप ऑनलाइन भी जो है बीमा पॉलिसीज खरीद सकते हैं। तो जो बदलाव आए हैं उससे भी ये बढ़ावा मिला है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था उस पर लौटूंगा कि अब बीमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बचत नहीं है, ये आपके जीवन का एक अहम पार्ट है, जिसको बोलते हैं एक ऐसा अंग है बीमा इंश्योरेंस जो पॉलिसीज हैं वो, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके लाइफ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हर क्षेत्र में। अब मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको बताता हूं कि अगर आपको आज हॉस्पिटलाइजेशन अगर आपको होना है और आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर है, कंपनियां देती हैं, आप खुद भी लेते हो, आपके लिए कितना आसान हो जाता है कि अगर मान लीजिए भगवान कभी आपको ऐसी जरूरत पड़े कि आपको हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट होना है, तो आज आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसे हैं जहां आपको हॉस्पिटल में जाके कैशलेस फैसिलिटी है, आप जाके एडमिट हो सकते हैं और उस इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए जो है वो आपको कम से कम पैसे में जो भी आपको कराना है, अपना चेकअप कराना हो या एडमिट हो रहे हैं आप, वहां पर जो हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा है, कॉस्ट है, वो सब इंक्लूडेड होता है। आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है, हम सब ने ये देखा है और हम हर दिन ये महसूस करते हैं। आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपके लिए जैसे ही जो इंश्योरेंस होता है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी एक्सीडेंट हो या कोई भी ऐसी आपदा आए या कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसमें आपको सुरक्षा होता है। बिजनेस है, बिजनेस इंश्योरेंस है, कितने तरह के हैं, उसमें जैसा कि सिंह साहब ने बोला कि बैंक आपको लोन देगा या आप जो कुछ भी कर रहे हो वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपको भी और लोगों को भी जो आपको पैसे देते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। छोटी छोटी सी चीजें, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या आप कहीं बाहर जा रहे हो, विदेश भ्रमण कर रहे हो, वहां पर भी इंश्योरेंस जो आप लेते हो वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और ये सारा जो है इंश्योरेंस सेक्टर जैसे जैसे एक्सपैंड कर रहा है, नई नई सुविधाएं आ रही हैं,
बिजनेस जो है और जो इकोनॉमिक प्रोफाइल है इंश्योरेंस सेक्टर का वो भी बढ़ रहा है। जिस तरह से नए नए प्रोडक्ट आए हैं, जिस तरह से नई नई सुविधाएं आई हैं, आज जो IRDA ने आपको, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है ऑनलाइन KYC कर सकते हो आप, नो योर कस्टमर कर सकते हो, वीडियो से कर सकते हो आप, ये सारी सुविधाएं आए हैं। तो रीच जो है वो इंश्योरेंस का बढ़ा है। तो फिर वही बात है कि जो बचत के लिए सिर्फ जो इंश्योरेंस देखा जाता था पिछले सालों में, वहां से बढ़ के आज स्थिति ये है कि इंश्योरेंस आपके जीवन, हर व्यक्ति के जीवन का एक अहम पार्ट है। और ये सिर्फ शहरों में नहीं, गांवों में भी सरकार ने जो अलग अलग स्कीम जो है वो लॉन्च किया है। किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जो कि यूथ के लिए है अफोर्डेबल प्राइस पर, या फिर आप प्रधानमंत्री आरोग्य योजना देख लीजिए। इस तरह के हेल्थ कवर या फिर जो किसानों के लिए जो कवर है, इन सब चीजें जो इंश्योरेंस के थ्रू आए हैं, इनसे हर लेवल पर भारत देश के हर तबके में कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हुई है। और इसी इंश्योरेंस में जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई है आपके जीवन में, उससे बिजनेस का विकास हुआ है, कंपनियां आई हैं, नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। सो ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, वो इंश्योरेंस सेक्टर के विकास से ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प हुआ है। और ये जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है, या फिर IRDA जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है कि दुनिया भर में जिस तरह से भारत में आर्थिक विकास हो रहा है, उसी तरह से दुनिया भर में हम इंश्योरेंस सेक्टर के विकास के लिए भी अग्रणी हो गए हैं। और आने वाले दिनों में ये विकास की दर जो है और बढ़ेगी। सो ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, सिक्योरिटी की बात है, हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट बनने की बात है, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर अभी उभर के होके आया है। सिर्फ बचत नहीं है कमल। जी सिंह साहब, जैसा कि संतोष जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी, एक सवाल आपसे ही मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा कि जिस तरह से बीते दशकों में बीमा क्षेत्र का प्रसार हुआ है और बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है, और जिस डिजिटलीकरण की अभी संतोष जी बात भी कर रहे थे कि किस तरह से उसमें बदलाव आने से बहुत से समाधान हमें मिले हैं और लोगों के बीच एक विश्वास बीमा क्षेत्र के प्रति बढ़ा है। अभी हमारे सामने बीमा क्षेत्र को लेकर क्या चुनौतियां रही हैं और कैसे डिजिटलीकरण से इनके समाधान को और ज्यादा बढ़ावा मिला है? कमल जी, मैं आपको बताऊं कि बीमा के बढ़ने के लिए 3-4 चीजें जरूरी हैं। पहली तो ये है कि आदमी बीमा की नेसेसिटी को महसूस करे। जो आज की तारीख में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, ऊपर वाले लोग तो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी हो तो पहले से महसूस करते रहे, अब लोअर मिडिल क्लास भी बीमा की जरूरत को महसूस करने लगा है लाइफ की अनसर्टेनिटी को लेके। दूसरा है कि उसका अफोर्डेबिलिटी, जरूरत तो है लेकिन क्या वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ, आज की दिन में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के पास भी इतना पैसा, थोड़ा बचत बढ़ रहा है जिसके चलते वो बीमा को अफोर्ड कर सकते हैं। और तीसरी जो बड़ी बात है कि एक्सेसिबिलिटी, क्या उसे जरूरत भी है, वो अफोर्ड भी कर सकता है, क्या बीमा उसके लिए इजीली एक्सेसिबल है, उसकी पहुंच है बीमा लेने की। उस क्षेत्र में जो डिजिटल बीमा बेची जा रही है, जिसको कि आप ऑनलाइन बीमा कहते हैं, ऑनलाइन बीमा लेना, हर कंपनियां ऑनलाइन बीमा दे रही हैं। आप कुछ सवाल पूछते हैं, उसके बाद ऑनलाइन ही बीमा हो जाता है। और बैंकिंग क्षेत्र में जो एक क्रांति आई है कि लोग ऑनलाइन पेमेंट करने का और तरह तरह की सुविधाएं जो इंट्रोड्यूस हुई है, उसके चलते तो बीमा एक तरह से क्रांति की तरह बन गई है। और जो इसका एक मानक है, एक मेजरमेंट ये है कि GDP का कितना बड़ा हिस्सा बीमा का है। आप देखेंगे कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के सवाल में जो कभी पहले 4% के आसपास होता था, 5-6% हो गया। और बीमा में जो पैसा आम आदमी जो प्रीमियम के तौर पर देता है और बीमा कंपनी कस्टोडियन के तौर पर पब्लिक फंड को मैनेज करती है, उससे भी जो आर्थिक क्षेत्र को बहुत मजबूती मिलती है। कारण कि वो जो इन्वेस्टेबल फंड बीमा कंपनी के पास होता है, वो इन्वेस्टेबल फंड बहुत तरह से पेंशन फंड में, शेयर मार्केट में लगता है, जिससे बीमा कंपनी को तो आमदनी होती ही है, साथ साथ इकोनॉमी को भी बहुत बड़ी मदद मिलती है। कई बार लोग हल्के में मजाक में कहते हैं कि भारत सरकार का सबसे बड़ा फाइनेंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टेबल फंड उनके पास है। और वो फंड सालों साल से बीमा कराने वाली जनता उनके पास प्रीमियम के तौर पर जमा करती है, और जो उससे जो बचत होती है वो ह्यूज स्टॉक ऑफ फंड पर वो बैठे हैं, जो कि आर्थिक मजबूती सरकार या समाज को देती है। सामाजिक सुरक्षा के तौर पे भी भारत में बीमा की बहुत बड़ी जरूरत है, और सरकार
छोटी छोटी पॉलिसियां लाके ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक सुरक्षा के तौर पर बहुत सारी बीमा पॉलिसियां इंट्रोड्यूस की हैं। बिल्कुल। इसके लिए ताकि आदमी जो बीमा पॉलिसी ले रहा है उसको ये भरोसा हो कि क्लेम होने पर, कोई दावा होने पर उसका दवा मिले, उसका क्लेम का भुगतान हो सके। इसके लिए सरकार और IRDA ने बहुत सारी संस्थाएं भी बनाई हैं। उसमें एक है इंश्योरेंस अम्बुड्समैन की संस्था, जिसमें कि अगर आप मान लें कि कोई आपने पॉलिसी ली, किसी कारण से, भगवान न करे हो, लेकिन किसी कारण से आपको उसकी क्लेम की जरूरत पड़ती है, आप क्लेम करते हैं, क्लेम पूरा न मिलता है या पूरा नहीं मिलता है या आधा मिलता है या किस तरह की देरी होती है, तो आप बीमा लोकपाल के पास एक ऐसी संस्था है जिसमें सिर्फ आप एप्लीकेशन डालेंगे, इसमें कोई खर्च नहीं है, किसी वकील की जरूरत नहीं है, और आपकी केस की 3 महीने में सुनवाई होगी। और जो बीमा लोकपाल का आदेश होगा बीमाकर्ता के पक्ष में, वो बीमा कंपनी के लिए ऑब्लिगेटरी है, उसके खिलाफ बीमा कंपनी किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकती है और उस आदेश का परिपालन इसे करना ही होगा। तो इस तरह से IRDA और सरकार ने बीमा के एक्सेसिबिलिटी को और उसके दावा के भुगतान को, दोनों को बहुत सहज बनाया है। और इसमें तरह तरह के जो माध्यम है बीमा पॉलिसी बेचने के, जिसमें कि ऑनलाइन बीमा बेचना एक बहुत बड़ी क्रांति के तौर पर उभरा है। देश में ग्रामीण स्तर पर, निचले स्तर पर बीमा योजनाओं के संचालन से सरकार ने जो कई योजनाएं संचालित की हैं, उनसे निश्चित रूप से लोगों को लाभ हो रहा है। लेकिन इसमें मैं ये बात जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर, जिस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, कि जो सामाजिक सुरक्षा है उसके लिए जो कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका भी आपने जिक्र भी किया, तो उन योजनाओं से कैसे हम जो हमारा हाशिए का वर्ग है और खासतौर पर हमारा निम्न मध्यम वर्ग है, उसको टारगेट करते हुए बीमा सुरक्षा के दायरे में ला रहे हैं? क्या अभी हमारे सामने चुनौतियां हैं और कितना आवश्यक है कि जो समाज का ये वर्ग है उनमें बीमा योजनाओं के प्रति एक विश्वास भी बढ़ना चाहिए, जिससे कि वो छोटा सा अंशदान देकर अपने जीवन की, अपने स्वास्थ्य की या अपनी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें? जी कमल, ये इस देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जो आंसर है या उत्तर जो है उसकी तरफ जो है सरकार ने ऑलरेडी ये कदम बढ़ाया है। देखिए, सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन कह लीजिए, क्रांति कह लीजिए, या जो भी जिस भी तरह से आप इस चीज को कहिए, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में आप डिजिटाइजेशन देख रहे हैं या जहां कहीं भी रिफॉर्म आज आप भारत देश में देख रहे हैं, उसमें आधार का एक बहुत बड़ा रोल है जी। और जो बैंक अकाउंट खोलने में जो आधार ने रोल प्ले किया है, वो आधार के इस्तेमाल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे कहें या सबसे अहम रोल अगर कहें भारत की तरक्की में, तो वो है। और जो जनधन अकाउंट्स जो खुले हैं, जनधन बैंक अकाउंट खोलना इस देश में एक बहुत ही मुश्किल काम होता था, इवन शहरी इलाकों में। आज आधार के चलते ग्रामीण इलाकों में सरकार ने जो जनधन अकाउंट खोले हैं, उस अकाउंट को इस्तेमाल करके इंश्योरेंस को आम आदमी तो इंश्योरेंस का इस्तेमाल कर ही रहा है, ग्रामीण इलाकों में जो अब सबसे निचले तबके के लोग हैं, वहां तक भी इन बैंक अकाउंटों के जरिए जो है सरकार ने इंश्योरेंस मुहैया कराना शुरू किया है। और आज लोगों के पास इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है। सरकार ने ये विंडो बनाया है इन अकाउंट्स को इस्तेमाल करके। यही वो तरक्की का जरिया है जहां से कि इंश्योरेंस सेक्टर का रियल ग्रोथ जो है, जिसको कहते हैं सही ग्रोथ, वहां से निकल के आएगा। जितना इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होगा, जितना ग्रामीण इलाकों में ये जो जनधन अकाउंट है या इस तरह का जो अकाउंट है या आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन के को इस्तेमाल करके इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो अफोर्डेबल यानी कि लोगों को लेने लायक उस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप करेंगी और लाएंगी और लोगों के पास ले जाएंगी, उतना ही तेजी से एक्सपेंशन होगा इस पूरे सेक्टर का और लोगों को भी जो ग्रामीण इलाकों में है या कहीं भी है, किसी भी जगह पर भारत में है, वहां पर इंश्योरेंस का फायदा मिल पाएगा। सरकार ने शुरुआत की है, तरह तरह के प्रोडक्ट जो हैं ये बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट हैं, बहुत ही अफोर्डेबल हैं। उन अकाउंट्स के थ्रू जहां पर कि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है इन जनधन अकाउंट्स के थ्रू लोगों को देती है और लिंक किया है उसको इन इंश्योरेंस पॉलिसीज से भी। इससे आप देखेंगे कि पेनिट्रेशन ग्रामीण इलाकों में इंश्योरेंस का काफी बढ़ा है। लेकिन ये सिर्फ मैं कहूंगा कि फर्स्ट स्टेज है। इसके आगे जाके ये तो सरकार ने कर दिया, कंपनियों को भी ग्रामीण इलाकों के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स और हर तबके के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करनी होंगी जो अफोर्डेबल हैं।
आज जो सिंह साहब ने भी कहा, अफोर्डेबिलिटी जो है इंश्योरेंस के हर सेक्टर में, हर में, चाहे आप मोटर इंश्योरेंस ले लें, हेल्थ इंश्योरेंस ले लें या कोई सा भी इंश्योरेंस ले लें, अफोर्डेबिलिटी यानी कि कितना जो पैसे लगते हैं इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने में, उसको रैशनलाइज, उसको कम करने की जरूरत इस देश में है। आज जितना जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे, इसमें कमी आने की गुंजाइश बनेगी, लेकिन आज तो नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है भारत देश में इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कि प्रीमियम जो है उसको बिना सरकारी मदद के, बिना सरकारी इंटरवेंशन के कैसे कम किया जाए, ताकि हर व्यक्ति के पास हर तरह का इंश्योरेंस, जो एक लाइफ की जरूरत है, जो मैंने कहा पहले, वो उसको पूरा कर सके, उसको ले सके। ये जरूर है कि सहूलियतें हुई हैं आज इंश्योरेंस को लेने में, बैंक खुल गए हैं, डिजिटल मोड हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस हो, मोटर इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, या हर तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है, या किसानों के लिए इंश्योरेंस जो है, वो इस तरह का प्रोडक्ट पहले बने जो कि हर आदमी के पास पहुंचे और जिसको कहते हैं कि आसानी से लिया जा सके, और दूसरा कि अफोर्डेबल होए, तरह की उसकी कीमत हो, प्रीमियम इतने हो कि हर कोई जो है उसको ले सके। इस लिहाज से IRDAI ने बहुत सारे काम किए हैं, कोशिश की है कि रैशनलाइज हो, लेकिन इस दिशा में काम और करने की जरूरत है। कमल, यही सबसे बड़ा चैलेंज है, और मैं ये कहूंगा कि यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, सरकार के लिए, और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, कि आप किस तरह से इंश्योरेंस के मार्केट को बढ़ावा देने में, पेनिट्रेट करने में, उसको आगे ले जाने में, उसके विकास में ऐसी पॉलिसीज लाते हैं, ऐसे जो है मुहैया कराते हैं स्टेप्स या कदम, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हर तरह के इंश्योरेंस जो आज आम आदमी की जरूरत है उसको पूरा कर सकें। जी, आप दोनों विशेषज्ञों का ध्यान मैं एक और विषय की ओर लाना चाहूंगा। जैसे कि देखा जाता है कि बीमा का जो अर्थव्यवस्था में वो बहुत बड़ा रोल है, जिसकी हम चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन जो दूसरा एक बड़ा अहम फायदा है वो है कि इनोवेशंस को बढ़ावा मिलना। इस मामले में कितनी बड़ी भूमिका है कि जो इनोवेटर्स हैं वो बीमा की एक उत्कृष्ट नीतियों के चलते उनके पास कई विकल्प होते हैं, उनके पास कैपिटल होता है, तो इनोवेशंस को कैसे बीमा की नीतियों से बढ़ावा मिलता है? सिंह साहब, आपका क्या विचार है इस पर? पहले मैं आपके पहले वाले सवाल को थोड़ा सा और उस पर प्रकाश डालूंगा, उसके बाद मैं इस पर आऊंगा। देखिए, जो आज की तारीख में जितने बैंकिंग सेक्टर है, हर बैंक, आप बैंक एश्योरेंस करके एक चैनल है, जिसके कि बैंक भी इंश्योरेंस एजेंट बन के इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को बेचते हैं और उनसे वो कमीशन कमाते हैं, जिसे वो फी बेस्ड इनकम कहते हैं। तो उसके जरिए भी, बैंक के जरिए भी बीमा की पॉलिसी बहुत बिक रही है। तमाम बड़े बड़े बैंकों का जो अकाउंट होल्डर हैं, उनको उस अकाउंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि लोग जाके उनके पास अकाउंट खोल सकें, तो हर अकाउंट होल्डर के लिए भी वो पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी लेते हैं, तो उससे भी बीमा का प्रसार हो रहा है। और जो उन्होंने, जो तिवारी जी ने बात बताई, IRDAI ने एक पॉलिसी, एक रेगुलेशन लाया है जिसे कि सोशल सेक्टर रेगुलेशन कहते हैं, जिसके पालन हेतु हर बीमा कंपनी को अपने बीमा की सकल आय का 1% सोशल और रूरल सेक्टर के इंश्योरेंस पॉलिसी में बेचना पड़ता है। जी जी। कि अगर मान लीजिए कोई बीमा कंपनी 100 करोड़ का प्रीमियम कर रही है, तो उसे 3 या 4 करोड़ का प्रीमियम रूरल सेक्टर से उसे करना पड़ेगा, और ये मजबूरी है। इसलिए अगर नहीं करने पर उनका जो सकल बीमा है वो सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए वो कम हो जाता है। इसलिए मजबूरी में भी बीमा कंपनी को ग्रामीण क्षेत्र में बीमा का प्रसार बढ़ाना पड़ता है। अब आप इनोवेशन के लिए बीमा किस तरह सहायक हो सकती है, इस पर मैं एक उदाहरण के तौर पर एक बात बताता हूं। जब इसरो के द्वारा जब सैटेलाइट लॉन्च करने की शुरू में बातचीत चली, तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता था। देश में उतना जो आर्थिक क्षमता जो देश की थी उतनी बड़ी नहीं थी, तो हुआ कि इसको इंश्योरेंस कैसे किया जाए। तो आपको जान के शायद आपको जानकारी होगी जरूर, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने सारे सैटेलाइट लॉन्च होना शुरू हुए, उनका बीमा करना शुरू किया गया, और इंटरनेशनल मार्केट में उसका री इंश्योरेंस की तलाश की गई, री इंश्योरेंस मिला, और तब जाके शुरू हुआ। चाहे अभी जो कई बार सैंक्शन लगते हैं किसी देश पर, वहां से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करने पर एक बंदिश होती है, और बंदिश जो होती है, जो कि सैंक्शन लग गया तो वहां से क्रूड ऑयल नहीं ले सकते हैं। तो क्या नहीं होता है कि जिसके चलते वो सैंक्शन लगता है, वो है
कि वो बीमा पॉलिसी का री इंश्योरेंस नहीं अवेलेबल होना। जो बीमा कंपनियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, तो बगैर इंटरनेशनल मार्केट में गए भी जो बीमा कंपनियां हैं, जो नए नए इनोवेशन चाहे जो स्टार्टअप के तौर पर जो आ रही हैं, उनके लिए कोई इंश्योरेंस की हिस्ट्री नहीं है, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो लोकली भी बीमा कंपनियां अपने में अपने रिसोर्सेज को पुल करके उन्हें बीमा की सुरक्षा प्रदान कर रही है, जिससे जो नए नए इनोवेशन है, इनोवेटर्स हैं, चाहे स्टार्टअप चलाने वाले हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस हो रहा है कि मार्केट में आए और अपने इनोवेशन को लॉन्च करें। जी, तो मिस्टर तिवारी, आपकी भी टिप्पणी में लेना चाहूंगा इस पर। इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट, इस मामले में कैसे बीमा से जुड़ी नीतियां या बीमा का क्षेत्र एक बड़ी भूमिका निभा सकता है? ये बिल्कुल, जिस तरह से इनोवेशन आपने देखा कोविड के समय में ही हुआ, कोविड-19 से रिलेटेड जो पॉलिसीज आनी थी, वो इंश्योरेंस मार्केट में भी इनोवेशन हुआ। तरह तरह के कोविड से रिलेटेड जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपने देखा, कोविड पॉलिसीज हर एक बीमा कंपनी ने लॉन्च किया। तो अपने आप में भी बीमा क्षेत्र में इनोवेशन की गुंजाइश है जिसको कि ये लोग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये भी है कि इसी मुद्दे पर मैं कहूंगा, क्योंकि सिंह साहब ने बताया किस तरह से इनोवेशन को प्रमोट इंश्योरेंस के जरिए किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इंश्योरेंस मार्केट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सब चीजों को यूज करके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को भी आप अच्छा बना सकते हैं और इस्तेमाल हो भी रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए हो रहा है, जिसके जरिए कि इंश्योरेंस को नए नए एरियाज में और किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, इंश्योरेंस की एफिकेसी को, यानी कि किस तरह से इंश्योरेंस बेहतर हो सके, बीमा क्षेत्र बेहतर हो सके, इन सब जगहों पे इस्तेमाल किया जा रहा है न्यू टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को। लेकिन जहां तक न्यू एज सेक्टर है, इनोवेशन है, उसको प्रमोट करने के लिए बीमा क्षेत्र की जरूरत है। एकदम से जैसे जैसे बीमा क्षेत्र मैच्योरिटी, इंडिया में भी मैच्योरिटी की तरफ होगा, और इस लिहाज से स्टार्टअप्स को और इनोवेशन जो लोग करते हैं उन लोगों को देखना शुरू करेगा कि रिस्क फैक्टर जिस तरह से कैपिटल मार्केट देखता है, उसी तरह से रिस्क फैक्टर का एनालिसिस जो है वो बीमा प्रोवाइड करने के लिए भी, बीमा देने के लिए भी हो। आगे आने वाले दिनों में जो इनोवेशन है उसको भी जिस तरह से प्रमोट करना चाहिए वो बीमा सेक्टर प्रमोट कर पाएगा। इसमें काम करने की जरूरत है, और जाहिर तौर पर इंश्योरेंस सेक्टर जो है हमेशा इनोवेशन में विश्वास रखता है। जैसे मैंने कहा, कोविड के समय में कोविड की पॉलिसीज आई, और नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए भी आएंगे जरूर, लेकिन इस दिशा में काम करने की भी जरूरत है। कमल जी, तो बहुत सार्थक चर्चा आप दोनों विशेषज्ञों के साथ रही, और निश्चित रूप से जिस तरह से आज के दिन का मकसद भी है कि बीमा नीतियां, बीमा सुरक्षा और जागरूकता पर जो नागरिक हैं और जो बीमा धारक हैं वो जरूर इस मामले में अपनी जागरूकता का बनाते हुए इस क्षेत्र को और समर्थन दें, जिससे कि हम एक बड़ी आर्थिक शक्ति में उभरते हुए एक बड़े बीमा क्षेत्र के रूप में भी एक बड़ा देश बनने की ओर उभरें। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर तिवारी सिंह साहब, आप कार्यक्रम में जुड़े और चर्चा में शामिल होते हुए अपने अहम विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। धन्यवाद कमल। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, बीमा योजनाओं के महत्व और लाभ पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञ एन.के. सिंह और आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।